नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में, जहां पर हम कर रहे थे पीएस नेगी की उत्तराखंड की सिंगर लाइनर बुक का रिवीजन। तो इस सीरीज़ में अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है और यूनिट सेकंड के हमने किए हैं इसमें 7 चैप्टर कंप्लीट। आज है इसकी बारी, जो कि इसका 8वां चैप्टर है, वो है देश में स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कुमाऊं परिषद का यहाँ पे जब गठन होता है तो कुमाऊं परिषद के क्या क्या कार्य होते हैं, कितने उसके अधिवेशन होते हैं और 1930 के बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनमें उत्तराखंड की क्या भूमिका रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में क्रांति का जो विद्रोह है वो 1824 ईस्वी में रुड़की के कुंजा तालुका से प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है वो लंढौर रियासत के विजय सिंह और कल्याण सिंह कर रहे थे। और विजय सिंह और कल्याण सिंह को कालू और बीजा के नाम से, स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। कालू और बीजा के स्वतंत्रता सेनानी के नाम से इनको जाना जाता है, यानी कि विजय सिंह को कालू और कल्याण सिंह को बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। तो जो सबसे पहले यहाँ पे क्रांति का विद्रोह है वो 1824 में हुआ था रुड़की के कुंजा तालुका से। 1857 में चंपावत के कालू सिंह मेहरा जी ने कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नाम का गुप्त संगठन चलाया, जिन्हें उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी प्राप्त है। जब 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था तो उस बीच में जो चंपावत के कालू सिंह मेहरा जी हैं, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्रांतिवीर नाम से एक गुप्त संगठन चलाया था। और कालू सिंह मेहरा जी को गुप्त संगठन चलाने के लिए अवध के जो नवाब हैं, नवाब वाजिद अली शाह, इन्होंने प्रेरित किया था। यानी कि नवाब वाजिद अली शाह जब उस टाइम पे अवध के नवाब थे तो उन्होंने क्या किया, कालू सिंह मेहरा को गुप्त संगठन चलाने के लिए प्रेरित किया कि हमें देश है इसे ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए हमें एकजुट होकर के हमें लोगों को क्या करना होगा, जागृत करना होगा। कालू सिंह मेहरा जी के साथी जो क्रांतिकारी हैं वो आनंद सिंह फर्तियाल और बिस्ना सिंह हैं, जिनको फांसी की सजा दी गई थी। और 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जब शुरुआत होती है मेरठ छावनी से, इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे बख्त खां। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को, तो जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया वो कौन थे, बख्त खां थे। सितंबर 1857 को बरेली के नवाब खान बहादुर खां की जो सेना है उसने हल्द्वानी में आक्रमण करके वहां पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उनको क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। सितंबर 1857 में क्या होता है, जो बरेली के नवाब है खान बहादुर खां, वो आते हैं अपनी सेना लेकर के और हल्द्वानी का जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश सेना है जब वहाँ पर आती है और इनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ होती हैं तो उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ता है। कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों के द्वारा अधिकार कर लिया गया था, जिसके बाद नैनीताल के फांसी गदेरा में क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी संगठन आया और उन्होंने हल्द्वानी के उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लगभग 1000 क्रांतिकारी थे, लेकिन इनको क्या किया गया, ब्रिटिश सेना ने वहाँ पर इनको पकड़ करके बाद में इनको फांसी दे दी जाती है, जो नैनीताल का फांसी गदेरा है। नाना साहब या धोधू पंच जिन्हें कहा जाता है, वो जोगी के भेष में उत्तरकाशी में रहे थे, जो 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जो कानपुर क्षेत्र है यहाँ से जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, वो थे नाना साहब या धोधू पंत, जो बाद में एक जोगी के भेष में क्या करते हैं, उत्तरकाशी में रहते हैं। 78 की ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, जिसके गठन की जो योजना है वो बुद्धि बल्लभ पंत ने बनाई थी, जबकि इसके जो संरक्षक थे वो भीम सिंह को बनाया गया था। जब डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई 1870 में, तो इसकी गठन की जो योजना है वो बनाई थी बुद्धि बल्लभ पंत ने, और इसका संरक्षक यानी कि डिबेटिंग क्लब का जो संरक्षक नियुक्त किया गया था वो थे भीम सिंह। 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा हुई थी, और इस बिल का जो उद्देश्य था वो था न्यायिक सेवाओं से नस्ली भेदभाव को दूर करना। 1883 में इल्बर्ट बिल आता है, जो कि आता है कि न्यायिक सेवाओं में जो नस्ली भेदभाव है उसको दूर किया जाए, यानी कि जो हिंदू लोग हैं वो भी क्या करेंगे, अंग्रेजों के मामले की सुनवाई कर सकते हैं, पर अंग्रेज इससे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और काफ़ी प्रदर्शन करते हैं। तो अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में क्या होता है, इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा करवाई जाती है 1883 में। देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का जो प्रमुख श्रेय है वो आर्य समाज को जाता है। आर्य समाज की स्थापना है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा करवाई जाती है।
और देहरादून में जब राजनीतिक चेतना जब जागृत हुई तो उसका श्रेय भी आर्य समाज को ही जाता है। और दयानंद सरस्वती जब पहली बार उत्तराखंड आए थे तो वो बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे 1854-55 में। उत्तराखंड के नैनीताल में देश का पहला आर्य समाज मंदिर बना था और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तल्लीताल में की गई थी, जिसे 1875 में आर्य समाज में विलीन कर दिया जाता है। और 1867 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडिनी पताका यहाँ पर लहराई थी। जब 1867 में स्वामी दयानंद सरस्वती हरिद्वार में आते हैं, कुंभ मेला उस समय पर चल रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर पाखंड खंडिनी पताका को लहराया था। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में नौकरी की थी और इन्होंने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने का एक असफल प्रयास भी किया था। जो क्रांतिकारी रास बिहारी बोस हैं, इन्होंने जो FRI देहरादून है यहाँ पर एक कर्मचारी के रूप में क्या की, नौकरी की और 23 दिसंबर 1912 को जो लॉर्ड हॉर्डिंग हैं उनके ऊपर बम फेंकने का एक प्रयास भी किया। 1886 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वालादत्त जोशी सहित 2 लोगों ने भाग लिया था। जब 1886 का कलकत्ता अधिवेशन होता है तो इसमें जो कुमाऊं क्षेत्र से ज्वालादत्त जोशी के साथ में 2 और लोगों ने भाग लिया था। गढ़वाल हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो अगस्त 1901 में होती है, जिसे गढ़वाल यूनियन भी कहा जाता है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कराई जाती है अगस्त 1901 में। इसे गढ़वाल यूनियन भी कहते हैं और इसके गठन का जो श्रेय है वो तारादत्त गैरोला को जाता है, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। गढ़वाल यूनियन के तत्वाधान में पंडित राम शरण रतूड़ी ने नशा नाशनी सभा की भी स्थापना की। गढ़वाल यूनियन के तत्वाधान में ही पंडित राम शरण रतूड़ी ने नशा नाशनी सभा की भी स्थापना की और धार्मिक विषयों पर जनमत जागृत करने का प्रयास किया। जो धार्मिक विषय थे उन पर जनमत जागृत करने का क्या किया, प्रयास किया। 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना होती है और जिसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था नवयुवकों में राजनीतिक चेतना जागृत करना। हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं 1903 में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत, कहाँ पर? अल्मोड़ा में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हमारे नव युवक हैं उसमें राजनीतिक चेतना का जागरण हो, ताकि जो हम ब्रिटिश के शासन से जल्द मुक्ति पा सकें। 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम नाम से किया। जो हरिराम त्रिपाठी हैं इन्होंने 1906 में क्या किया, वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया, जो कि है जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम। गौरक्षणी सभा की स्थापना होती है 1907 में और धनी राम शर्मा ने कोट द्वार में इसकी स्थापना की। गौरक्षणी सभा की स्थापना 1907 में की गई और धनी राम शर्मा ने कोट द्वार में इसकी स्थापना की थी। सभा ने गौवध के विरोध में जनमत तैयार करने का प्रयत्न किया था। अब हमने देखा ना रैमजे के कार्यकाल में क्या होता है कि उन्होंने गौवध की छूट दे रखी थी यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को देख करके ही इन सभी जो कोई भी सभा है या कोई भी समिति है जब उसका गठन हो रहा था तो वो इन सभी चीज़ों को देख करके हो रहा था। तो गौरक्षणी सभा की स्थापना होती है 1907 में और धनीराम शर्मा ने कोटद्वार में इसकी स्थापना की कि गौवध के विरोध में की थी कि गौवध अब नहीं करवाया जाएगा। 1907 ईस्वी को मथुरा प्रसाद नैथानी ने गढ़वाल भातृ मंडल की स्थापना की और कहाँ पर की, लखनऊ में की। और गढ़वाल भातृ मंडल की जो पहली बैठक है वो 1908 में कोटद्वार में की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बड़थवाल ने की थी। अब यहाँ पर गढ़वाल भातृ मंडल की स्थापना करते हैं मथुरा प्रसाद नैथानी 1907 में और लखनऊ में करते हैं। और फिर गढ़वाल भातृ मंडल की जो पहली बैठक है वो 1908 को कोटद्वार में करवाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बड़थवाल करते हैं। 1907 में अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना की गई और इस क्लब के जो संस्थापक थे वो थे चिरंजी लाल शाह, गोविंद लाल शाह, किशन लाल शाह और इसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। तो हुक्का क्लब की जो स्थापना होती है वो 1907 में होती है अल्मोड़ा में, जिसके संस्थापक कौन थे? चिरंजी लाल शाह, गोविंद लाल शाह और किशन लाल शाह थे। ज्वालादत्त जोशी, सदानंद सनवाल आदि के प्रयासों से अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना होती है। कब? 1912 में। तो 1912 में यहाँ पे अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना करवाई जाती है। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना होती है, ज्वालादत्त जोशी करते हैं, सदानंद सनवाल करते हैं, इनके प्रयासों से होती है। 1913 में स्वामी सत्यदेव परिवारजक अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा आए थे और वहाँ शुद्ध साहित्य समिति का उन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था।
1913 में जो स्वामी सत्यदेव परिवारजक हैं वो अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा आते हैं और यहाँ पर शुद्ध साहित्य समिति का स्थापना करते हैं। पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में स्टोवेल प्रेस की स्थापना हुई थी। जो पौड़ी गढ़वाल है इसके दुगड्डा में स्टोवेल प्रेस की स्थापना होती है। और गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था जो है सरोला सभा की स्थापना की जाती है, जो कि तारादत्त गैरोला ने 1904 में टिहरी में की थी। गढ़वाल क्षेत्र में क्या होता है, प्रथम जाति आधारित संस्था सरोला सभा जो कि एक ब्राह्मणों की सभा है उसकी स्थापना की जाती है। और जो तारादत्त गैरोला हैं 1904 में टिहरी क्षेत्र में इस सभा की स्थापना करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस और 10 मिलिट्री क्रॉस भारतीय सेनाओं को मिले थे, जिनमें से जो थे 4 गढ़वाली सैनिक थे। अब पहला विश्व युद्ध होता है ना 1914 से लेकर के 18 के बीच में, तो इसमें 5 विक्टोरिया क्रॉस मिलते हैं और 10 मिलिट्री क्रॉस भारतीय सेनाओं को मिलते हैं, जिसमें जो 4 गढ़वाली सैनिकों को इसमें 2 को विक्टोरिया क्रॉस और 2 को मिलिट्री क्रॉस मिलते हैं। अब देखते हैं होम रूल लीग को। 1914 में मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की, लेकिन यह तिथि तथ्य संगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि होम रूल लीग की जो स्थापना है वो 1916 में होती है। तो 1914 में कैसे कर दी इन्होंने, या कर भी सकते हैं, पर ये एक तथ्य संगत प्रतीत नहीं होता है। 28 अप्रैल 1916 को बम्बई में होम रूल लीग की शुरुआत होती है, जो बाल गंगाधर तिलक करते हैं। और होम रूल लीग के पक्ष में बद्रीदत्त पांडे का कथन है, हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग खोली है। अब ये क्या कटाक्ष उन्होंने एनी बेसेंट के ऊपर किया था, वो उसको पसंद नहीं करते थे कहीं ना कहीं। तो वो कहते हैं कि हमने छली बुढ़िया जो बसंती है उसकी होम रूल लीग नहीं खोली है, हमने लोकमान्य तिलक की जो है यानी कि बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग है हमने वो खोली है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की। अब 1918 में क्या होता है, जो स्वामी विचारानंद हैं वो देहरादून में एक होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। उत्तराखंड में 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति का जो प्रभाव है उसे देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर बेकेट था और 1857 के विद्रोह के पश्चात कुमाऊं कमिश्नरी में जनता से उनके हथियार प्रशासन को जमा करने का आदेश दिया गया था। जो गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर था वो कौन था, बेकेट था उस समय। और इसके विद्रोह के पश्चात जो है कुमाऊं कमिश्नरी की जनता से उनके हथियार प्रशासन को जमा करने का आदेश दिया गया था, जिसके जवाब में कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग को पत्र लिखा है और जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या आपने राजभक्त हिंदू, गोरखा व पर्वतीय जनता को उनकी राजभक्ति का यही पुरस्कार दिया कि उनके शस्त्रों को शस्त्रागार में जमा करने का आदेश दे दिया। तो लॉर्ड जो यहाँ पर कैनिंग है उनको एक पत्र लिखा जाता है हेनरी रैमजे के द्वारा। तो वो कहते हैं कि क्या आपने राजभक्त हिंदू, गोरखा और पर्वतीय जनता को उनकी राजभक्ति का यही पुरस्कार दिया है कि उनके शस्त्रों को शस्त्रागार में जमा करने का आदेश दिया है। और अब है कुमाऊं परिषद 1916 का गठन और उसके कार्य। कुमाऊं परिषद के गठन की प्रथम कल्पना अल्मोड़ा अखबार के अंक में 31 मार्च 1908 में की गई थी। जो कुमाऊं परिषद का गठन है इसकी जब कल्पना की जाती है, जो अल्मोड़ा अखबार है उसके अंक में की जाती है 31 मार्च 1908 को। और कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है वो 31 सितंबर 1916 ईस्वी में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, प्रेम बल्लभ पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह, चंद्रलाल शाह और लक्ष्मी दत्त शास्त्री इनके प्रयासों से होती है, जिसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा का विकास करना। जब कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 30 सितंबर 1916 को, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा का विकास करना। कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक जो हुई वो राय बहादुर छिपाल की अध्यक्षता में मझेड़ा अल्मोड़ा में होती है। कुमाऊं परिषद की पहली बैठक मझेड़ा अल्मोड़ा में हुई राय बहादुर छिपाल की अध्यक्षता में। और कुमाऊं परिषद का जब द्वितीय अधिवेशन हुआ तो इसमें बेगार मुक्ति और जंगलात अधिकार जो है जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव रखे गए। कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में क्या है कि बेगार से मुक्ति और जंगलात के जो अधिकार हैं वो सब जनता को लौटाए जाएंगे, ऐसे प्रस्ताव रखे गए। और कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इस अधिवेशन को जाना जाता है।
जो तीसरा अधिवेशन है इसमें गढ़वाल क्षेत्र के सबसे अधिक जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसमें भाग लिया और हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इसको जाना जाता है। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। और कोटद्वार अधिवेशन के दौरान जो बद्रीदत्त पांडे हैं जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता कहा जाता है। जो 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें सरोजनी नायडू ने जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं उनको कहा कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत हैं। और जब कोटद्वार अधिवेशन हुआ कुमाऊं परिषद का तो इसमें बद्रीदत्त पांडे को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता कहा गया। कुमाऊं परिषद के तीसरे सम्मेलन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव जो है वो प्रेम वल्लभ पांडे ने और कुली उतार संबंधी जो प्रस्ताव है वो मथुरा दत्त नैथानी ने रखा था। कुमाऊं परिषद का जब तीसरा सम्मेलन होता है इसमें गढ़वाल क्षेत्र में जिसमें सबसे अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, तो इस अधिवेशन में क्या किया जाता है, जंगलात से संबंधित सभी प्रस्ताव जो हैं वो प्रेम वल्लभ पांडे के द्वारा और कुली उतार संबंधी जो प्रस्ताव हैं वो मथुरा दत्त नैथानी के द्वारा रखे जाते हैं। और 1919 के पश्चात कुमाऊं परिषद का जो नेतृत्व है वो गर्म दली विचारधारा के लोगों के पास चला जाता है। यानी कि गर्म दल और नरम दल थे ना, दो दल थे। तो जो गर्म दल की विचारधारा के लोग थे तो कुमाऊं परिषद का जो नेतृत्व है वो गर्म दली विचारधारा के लोगों के पास 1919 के बाद चला जाता है। कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में जो कि 1920 में हुआ था इसमें असहयोग आंदोलन पर चर्चा की गई और इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में शिष्टमंडल एक गांधी जी से मिलने और नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गया। तो कुमाऊं परिषद का जब चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में इसमें इस समय पर भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन के ऊपर इस अधिवेशन में चर्चा की जाती है और अधिवेशन की समाप्ति के बाद बद्रीदत्त पांडे जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल बनता है और वो शिष्टमंडल जाता है गांधी जी से मिलने कहाँ पर, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, जहाँ शिष्टमंडल ने स्वामी सत्यदेव को कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में आमंत्रित किया। यानी कि इनकी जो एक प्लानिंग थी कुली बेगार आंदोलन को लेकर के उसके लिए इनवाइट करते हैं किसको, स्वामी सत्यदेव को। और कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में जंगलात संबंधी और बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव भी रखे गए थे। अब बेगार संबंधी तो अभी आंदोलन होगा 1921 में, तो उसके जो प्रस्ताव थे वो बनना शुरू हो गए थे और वो कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में जो जंगलात है, जो बेगार प्रथा को समाप्त करने के, इन सभी के प्रस्ताव रखे जा रहे थे। और 1926 में क्या होता है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है, क्योंकि इसका एक जो रुख है वो गर्म दल की तरफ मुड़ गया था। तो उस वजह से क्या करते हैं कि कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय कर देते हैं। अगर हम कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों की बात करें तो जो पहला अधिवेशन है वो सितंबर 1917 में होता है अल्मोड़ा में और जयदत्त जोशी जो हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो दूसरा अधिवेशन है वो 24 से 25 दिसंबर को 1918 में होता है हल्द्वानी में और तारा दत्त गैरोला इसकी अध्यक्षता करते हैं। और तीसरा अधिवेशन होता है 22 से 24 अक्टूबर को 1919 में कोटद्वार में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं राय बहादुर और बद्रीदत्त जोशी। और चौथा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर को होता है 1920 में, जो कि काशीपुर में होता है और हरगोविंद पंत इसकी अध्यक्षता करते हैं। पांचवा अधिवेशन होता है 1923 में टनकपुर में, जिसमें बद्रीदत्त पांडे इसकी अध्यक्षता करते हैं। और छठा अधिवेशन होता है 1926 में रानीखेत के गनिया दयोली में, जहाँ पर मुकुंदी लाल जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी और दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी तारादत्त गैरोला, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी और चौथा अधिवेशन काशीपुर हरगोविंद पंत, पांचवा अधिवेशन टनकपुर बद्रीदत्त पांडे और छठा अधिवेशन रानीखेत मुकुंदी लाल, ये इसके अध्यक्षता करते हैं। आगे है उत्तराखंड की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसमें उत्तराखंड के लोगों की और इस क्षेत्र की क्या भागीदारी रही, इसे देखते हैं। बद्रीदत्त पांडे तिलक जी से पहली बार मिलते हैं 1905 ईस्वी में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में। तो बद्रीदत्त पांडे की जो बाल गंगाधर तिलक से पहली बार मुलाकात होती है वो होती है 1905 के बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में। उसके बाद मिलते हैं 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में और तीसरी बार मिलते हैं 1917 में कलकत्ता में
और उन्होंने वहाँ पर जो तिलक जी से वो मिले तो उनसे कहा कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ, और अल्मोड़ा आने को कहा। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ, आप अल्मोड़ा आइए। और चौथी बार अमृतसर कांग्रेस में मिलते हैं। और तब उसके बाद जो बद्रीदत्त पांडे हैं वो कहते हैं कि मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है। यानी कि जब बद्रीदत्त पांडे तिलक जी से मिले तो उन्होंने कहा, चौथी बार में जब वो अमृतसर कांग्रेस में मिले तो उन्होंने कहा कि मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है। उनके कहने का मतलब था कि मैं आपसे 4 बार मिल लिया हूँ, तो मेरे चारों धाम आपको देख करके पूरे हो गए हैं, आपसे मिल करके वो मेरी यात्रा पूरी हो गई। नागरी प्रचारिणी की एक शाखा के रूप में 1914 ईस्वी में काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना की। गोविंद बल्लभ पंत ने क्या किया, काशीपुर में 1914 ईस्वी में एक नागरी प्रचारिणी की शाखा के रूप में प्रेम सभा की स्थापना की। और फरवरी 1914 ईस्वी में तत्कालीन सभी सभाओं और समाचार पत्रों के एकीकरण करने के प्रश्न पर दुगड्डा में एक एकता सम्मेलन हुआ, जिसमें गढ़वाल सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। फरवरी 1914 में क्या होता है कि समाचार पत्रों का एकीकरण किया जाता है, दुगड्डा में एक एकता सम्मेलन होता है जिसमें गढ़वाल सभा के गठन का भी प्रस्ताव पारित होता है। और 1918 को काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने खद्दर आश्रम की भी स्थापना की। पहले काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने क्या किया था कि प्रेम सभा की स्थापना की थी, और उसके बाद क्या करते हैं 1918 में गोविंद बल्लभ पंत यहाँ पर खद्दर आश्रम की भी स्थापना करते हैं। कुमाऊं परिषद की सिफारिश पर नायक सुधार आंदोलन के लिए नायक सुधार समिति की स्थापना हुई, जिसकी पहली बैठक 1919 ईस्वी में नैनीताल में हुई। अब कुमाऊं परिषद क्या करती है, नायक सुधार आंदोलन लाती है। नायक जाति के लोग थे जिन्हें समाज से थोड़ा सा निष्कासित करके देखा जाता था। जब हमने चंद शासन देखा था तो उसमें भारती चंद को देखा था, और हमने उसमें ये भी देखा था कि भारती चंद डोटी पर क्या करता है, आक्रमण करता है, और 11 से 12 वर्षों तक का उसका वो आक्रमण रहता है। तो उस बीच में जो चंद सैनिक हैं वहाँ पर क्या करते हैं, अपने संबंध बना लेते हैं वैवाहिक, और उनसे उत्पन्न जो उनकी संतानें थी ना, उनको नायक जाति का कहा जाता था। और तो जो ये नायक जाति के लोग थे इनके लिए क्या चलाया गया, नायक सुधार आंदोलन चलाया गया, और नायक सुधार समिति की भी स्थापना की गई। और इस समिति की जो पहली बैठक होती है वो 1919 ईस्वी में होती है। कहाँ पर, नैनीताल में। बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का 1918 में गठन होता है। तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को काशीपुर और 7 अप्रैल 1919 को अल्मोड़ा में क्या होती है, हड़ताल होती है। रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या चल रहा था उस समय, 6 अप्रैल 1919 को काशीपुर में हड़ताल की, और 7 अप्रैल 1919 को अल्मोड़ा में हड़ताल हुई। तो जो भी चीज़ें भारत के पूरे लेवल पर चल रही थी, चाहे वो रॉलेट एक्ट है, असहयोग आंदोलन है, या फिर किसी भी तरीके के जो आंदोलन चल रहे थे, उन्हें उत्तराखंड में भी क्या किया जा रहा था, अपने अपने लेवल पर उन चीज़ों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। 1919 के अमृत अधिवेशन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के मुकुंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद और मोहन सिंह मेहता थे। जब अमृत अधिवेशन होता है अमृतसर का 1919 में, तो यहाँ पर मुकुंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद और मोहन सिंह मेहता भाग लेते हैं। और जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में 26 दिसंबर 1919 ईस्वी को बद्रीदत्त पांडे ने क्या दिया था, यहाँ पर भाषण दिया था। जब जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन होता है तो 1919 में, तो इसमें बद्रीदत्त पांडे ने यहाँ पर भाषण दिया था। जोत सिंह नेगी व प्रताप सिंह नेगी के प्रयासों से 1919 ईस्वी में क्षत्रिय सभा की भी स्थापना होती है। और जोत सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी क्या करते हैं, 1919 में क्षत्रिय सभा की स्थापना करते हैं। और कुली बेगार विरोधी पहली जो घटना है वो चामी कत्यूर में हुई थी। कुली बेगार के विरोध में जो पहली घटना हुई थी वो चामी कत्यूर में हुई थी 1 जनवरी 1921 को। और चामी गांव के हरू मंदिर में जहां सभा में कुली उतार न देने की शपथ ली गई थी, और उत्तरायणी मेले में पर्वतीय जनता को इस आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया था। तो जब हम उत्तरायणी के मेले में 1921 में हम देखते हैं कि पर्वतीय जनता है उसने कुली उतार न देने की शपथ ले ली है, और सारे जो रजिस्टर हैं कुली बेगार से रिलेटेड उनको सब पानी में बहा दिया है। तो उससे पहले ही इसकी एक भूमिका तैयार हो गई थी। कहाँ पर, चामी कत्यूर में 1 जनवरी
1921 को यहाँ के हरु मंदिर में, और यहाँ पर कुली उतार न देने की शपथ ली गई थी। और उत्तरायणी मेले में पर्वतीय जनता को इस आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया था। स्वतंत्रता सेनानियों को देखते हैं हम। भारत माता का जो सच्चा सपूत है वो राम सिंह धोनी को कहा जाता है, और कुर्मांचल केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। लोकनायक कहा जाता है हरगोविंद पंत को, और काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव ओली को। और गढ़ केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। आगे है कुली बेगार आंदोलन। बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से 1921 तक रही। जो कुली बेगार की प्रथा है ना, ये ब्रिटिश कुमाऊं में जब संगोली की संधि के बाद यहाँ पर ब्रिटिश शासन आ गया था 1815 में, तो उसके बाद से 1921 तक रही। और कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए 1822 में खच्चर सेना को भी विकसित करने का प्रयास किया था। तो जो ट्रेल है यहाँ पर कमिश्नर बन के आते हैं, वो 1822 में क्या करते हैं, एक विकल्प के रूप में खच्चर सेना को भी तैयार करते हैं। और 1844 में अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच कोई कुली नहीं मिला था। और 1857 को रेमजे ने कुली काम में जेल के कैदियों को लगाया था। उस बीच में कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे, और लोग भी क्या थे, इसके लिए अवेयर हो रहे थे कि हम बिना किसी फीस के, बिना किसी तनख्वाह के हम कुली बेगार क्यों देंगे। तो 1844 में एक अंग्रेज यात्री यहाँ पर आता है पिलग्रिम, जो सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच में, उसको कोई भी कुली नहीं मिलता। और 1857 में रेमजे क्या करते हैं, जो कुली का काम है उसके लिए जेल के कैदियों को लगा देते हैं। और 1903 में जब लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा से गढ़वाल जा रहे थे, तब गौरी दत्त बिष्ट ने उन्हें कुली बेगार के बारे में क्या किया था, बताया था। लॉर्ड कर्जन जब अल्मोड़ा आए थे और यहाँ से फिर वो गढ़वाल जा रहे थे, तो गौरी दत्त बिष्ट ने उन्हें कुली बेगार के बारे में बताया था कि हमारे साथ इस तरीके की बेगार प्रथा चलती है। और 1908 में जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी, जिसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था। 1908 में जोत सिंह नेगी ने एक कुली एजेंसी की स्थापना की, जिसका नाम रखा ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। और जोत सिंह नेगी के द्वारा स्थापित कुली एजेंसी का जो मुख्यालय था वो पौड़ी में बनाया गया था। तो इस एजेंसी का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? पौड़ी में। कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका नेतृत्व तारा दत्त गैरोला कर रहे थे। और 1913 में गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियां थी। यानी कि फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि कुली एजेंसी के संचालन के लिए समिति बनाते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं हमारे तारा दत्त गैरोला। और 1913 तक गढ़वाल क्षेत्र में कुल 10 कुली एजेंसियां थी। कुमाऊं मंडल में कुली उतार कुली बेगार के विरुद्ध सर्वप्रथम जो आंदोलन है वो अल्मोड़ा के खवियाणी गांव में हुआ था। जो पहला आंदोलन माना जाता है कुली उतार और कुली बेगार के खिलाफ, वो अल्मोड़ा में माना जाता है, अल्मोड़ा के खवियाणी गांव में। 13 और 14 जनवरी 1921 ईस्वी को बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, इन सभी के नेतृत्व में बागेश्वर की सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कुली बेगार न करने की शपथ ली गई थी, और इससे संबंधित सारे रजिस्टरों को नदी में बहा दिया गया था। तो लोग इतने त्रस्त हो चुके थे कुली बेगार से कि उन्होंने क्या किया, बागेश्वर के सरयू नदी में यहाँ पर 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कुली बेगार न करने की शपथ ली, और इससे संबंधित जितने भी रजिस्टर थे उन सबको नदी में बहा दिया। स्वामी सत्यदेव ने उत्तराखंड के कुली बेगार विरोधी आंदोलन को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट कहा, जबकि महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति की इसको संज्ञा दी थी। स्वामी सत्यदेव कहते हैं कि जो कुली बेगार विरोधी आंदोलन है यह सहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट है, और महात्मा गांधी ने कहा कि यह एक रक्तहीन क्रांति है। कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर डाइबिल जनता पर गोलियां चलाना चाहता था, लेकिन बद्रीदत्त पांडे ने दहाड़ के साथ कहा कि कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे तुम। जब ये सब कुछ हो रहा था ना, जब जनता जो शपथ ले रहे थे, सरयू में सारे रजिस्टरों को बहा दिया गया, तो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर था डाइबिल, वो गोली चलाना चाहता था, लेकिन बद्रीदत्त पांडे उनके सामने कहते हैं कि आप कितनी गोलियां चलाओगे। कुली बेगार के संबंध में 30 जनवरी 1921 को गढ़वाल में एक सभा चमेठा खाल में हुई, जिसके अध्यक्ष बने मुकुंदी लाल।
और इसके संबंध में फिर एक सभा करवाई जाती है गढ़वाल क्षेत्र के चमेठा में, और यहाँ पर मुकुंदी लाल उसकी अध्यक्षता करते हैं। मार्च 1921 में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया, जो कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी, जिनमें उन्हें 9 माह की सजा होती है। और दिसंबर 1921 को गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की दुगड्डा में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, जिसमें कुली बेगार न दिए जाने की मांग को दोहराया जाता है। यानी कि इन्होंने कसम तो खा ली है, वहाँ पर रजिस्टर भी सारे बहा दिए हैं। इसके बाद दिसंबर 1921 में क्या होता है कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं वो दुगड्डा में एक बैठक का आयोजन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, और इसमें कुली बेगार न दिए जाने की मांग को दोहराया जाता है। 1922 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तो स्वामी विचारानंद सरस्वती जो थे वो देहरादून से अभय नाम के एक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन करते हैं 1922 में। और अब देखते हैं उत्तराखंड में स्वराज दल का प्रतिनिधित्व। 1921 ईस्वी में विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजे जाने का अधिकार जो है वो कुमाऊं कमिश्नरी को प्राप्त हो गया था, कि कुमाऊं कमिश्नरी विधान परिषद में अपने प्रतिनिधि भेज सकती है। और 1921 में 3 निर्विरोध प्रतिनिधि विधान परिषद में भेजे जाते हैं, जिनमें अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह और नैनीताल से नारायण दत्त हिंदवाल और बिट्टे से गढ़वाल से जोत सिंह नेगी थे। इसमें 3 निर्विरोध प्रतिनिधि भेजे जाते हैं विधान परिषद में, जिसमें अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह और नैनीताल से नारायण दत्त हिंदवाल और बिट्टिस गढ़वाल से जोत सिंह नेगी थे। मुकुंदी लाल जी ने 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता था, और मुकुंदी लाल स्वराज पार्टी के जो थे अग्रणी नेता थे। मुकुंदी लाल क्या करते हैं 1926 में स्वराज दल की पार्टी से क्या करते हैं, गढ़वाल क्षेत्र से चुनाव जीत जाते हैं, और एक सक्रिय भूमिका उन्होंने इस पार्टी के साथ निभाई। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जनपद से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। जो गोविंद बल्लभ पंत हैं वो 1923 में स्वराज पार्टी से ही नैनीताल जनपद से संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी की जो है विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित होते हैं। और संयुक्त प्रांत की जो प्रांतीय विधायिका थी, इसमें फरवरी 1928 में मुकुंदी लाल ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का इसमें प्रस्ताव रखा था, जिसका अनुमोदन जो है वो बद्रीदत्त पांडे ने किया था। जब संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधायिका होती है फरवरी 1928 में, इसमें मुकुंदी लाल साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव रखते हैं, जिसका अनुमोदन कौन करते हैं, बद्रीदत्त पांडे भी करते हैं। सल्ट में साइमन कमीशन का विरोध हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हुआ था। जो सल्ट क्षेत्र है ना, यहाँ पर हरगोविंद पंत के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। अगर हम सीटों की बात करें तो गढ़वाल सीट से 1923 का जो चुनाव जीते वो थे मुकुंदी लाल, और 1926 का जो चुनाव जीते वो भी मुकुंदी लाल ही थे। और नैनीताल सीट से पंडित गोविंद बल्लभ पंत जीते, और 1926 में भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ही जीते। अल्मोड़ा सीट से पंडित हरगोविंद पंत जीतते हैं, और 1926 में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा सीट से जीतते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड में महात्मा गांधी जी का आगमन कब कब हुआ था। 5 अप्रैल 1915 को महात्मा गांधी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में भाग लिया, और जबकि दूसरी बार 1927 को वे हरिद्वार आए। 5 अप्रैल 1915 में जब गांधी जी हरिद्वार के कुंभ मेले में भाग लेते हैं, तो उसके बाद दोबारा कब आते हैं, 1927 को वापस से हरिद्वार आते हैं। 1916 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने देहरादून की यात्रा भी की थी। 5 अप्रैल 1915 को महात्मा गांधी जी हरिद्वार के कुंभ मेले में आते हैं। 1916 में वे देहरादून की यात्रा करते हैं। 14 जून 1929 ईस्वी में गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं का दौरा किया था, जिस यात्रा में उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, देवदास गांधी, प्यारे लाल, ये सभी लोग सम्मिलित थे। यानी कि पहली बार जब कुमाऊं में आए गांधी जी कब आए, 14 जून 1929 को आए। और बागेश्वर के कौसानी में 12 दिन के प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका भी लिखी थी, और बागेश्वर के कौसानी में रुके थे। 12 दिन का उन्होंने यहाँ पे प्रवास किया था, और इसी दौरान उन्होंने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के एक लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है।
क्या कहा उन्होंने, जो कौसानी है वो क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड है। और किस में लिखा, अपने एक लेख में, यंग इंडिया के। महात्मा गांधी 2 जुलाई 1929 ईस्वी तक कौसानी में रहे थे, जिसके बाद 16 से 24 अक्टूबर 1929 को गांधी जी क्या करते हैं, गढ़वाल की यात्रा करते हैं। और मई 1931 में एक बार पुनः गांधी जी नैनीताल आए थे और इस दौरान मैल्कम हैली से मिले थे। यानी कि जो गांधी जी कौसानी में रहे थे, 2 जुलाई 1929 तक रहे थे, और 16 से 24 अक्टूबर 1929 को गांधी जी गढ़वाल की यात्रा पर गए थे। और मई 1931 में पुनः गांधी जी नैनीताल आए और इस दौरान उन्होंने मैल्कम हैली से मुलाकात की। अब देखते हैं आज़ाद हिंद फौज को। 1941 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, और सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभालते हैं, जिसमें उत्तराखंड के 12% सैनिक, लगभग 2500 सैनिक थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है 1941 में, कैप्टन मोहन सिंह करते हैं। और 1943 में जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की जो बागडोर है वो सुभाष चंद्र बोस जब उसकी बागडोर संभालते हैं, तो इस सेना में कितने थे, लगभग 12% सैनिक थे, लगभग 2500 सैनिक थे। लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर नियुक्त किए गए थे, और मेजर देव सिंह दानू नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर पद पर थे। मेजर देव सिंह दानू जी जो थे वो नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर पद पर थे। कर्नल पीसी रतूड़ी जो हैं वो सुभाष रेजिमेंट की 1st बटालियन के कमांडर थे, जिन्हें बर्मा कैंपेन में अदम्य साहस दिखाने के लिए सरदार ए जंग की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। 21 सितंबर 1942 में गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियन 2/18 और 5/18 आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। 21 सितंबर 1942 को गढ़वाल राइफल्स की जो 2 बटालियनें हैं, 2/18 और 5/18, ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई। और जौनसार बावर के शहीद वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, जो कि इम्फाल मोर्चे के दौरान पकड़े गए थे। हम पढ़ते हैं ना, शहीद वीर केसरी चंद का मेला भी लगता है जौनसार क्षेत्र में। तो जौनसार बाबर के जो शहीद वीर केसरी चंद हैं वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे और इम्फाल मोर्चे के दौरान क्या थे, पकड़े गए थे। 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को दिल्ली में फांसी की सज़ा दे दी गई, और जिनकी स्मृति में 3 मई को चौलीथाल में क्या लगता है, यहाँ पर शहीद वीर केसरी चंद का मेला लगता है। हर वर्ष 3 मई को लगता है। तो इनको इस दिन फांसी की सज़ा दे दी गई थी दिल्ली में। अब पढ़ेंगे हम पेशावर कांड को। 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। बुराई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना का जो नेतृत्व है वो खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पेशावर कांड होता है 23 अप्रैल 1930 को, जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है वो निहत्थे अफगान आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर देते हैं। और लाल कुर्ती आंदोलन का या लाल कुर्ती सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे वो खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1930 को 2/18 गढ़वाल राइफल के 72 जो सैनिक हैं वो पेशावर के किस्सा खानी बाजार के हरी सिंह लाइन्स में तैनात थे, और इसमें गढ़वाल सैनिकों को अंग्रेज कमांडर रिकेड ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। भीड़ पर 3 राउंड फायर करो, जिसके जवाब में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि गढ़वाली सीज फायर। अब इसमें क्या होता है कि जो कमांडर रिकेड होते हैं वो अफगानी आंदोलनकारी थे, उन पर गोली चलाने के लिए कहते हैं कि भीड़ पर 3 राउंड फायर करो। तो जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं वो कहते हैं कि गढ़वाली सीज फायर। मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल के दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, और 2 जून 1930 में काबुल के एबटाबाद में फौजी अदालत बैठी, जिसमें गढ़वाली सैनिकों की तरफ से पैरवी मुकुंदी लाल ने की थी। कि गढ़वाली सैनिकों ने क्या किया था, वहाँ पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तो उसकी जो पैरवी की थी वो मुकुंदी लाल ने की थी। 13 जून 1930 को सैनिक अदालत ने चंद्र सिंह भंडारी को पेशावर का नायक ठहराते हुए काला पानी की सज़ा सुना दी थी, क्योंकि चंद्र सिंह भंडारी जो हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली जो हैं, उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें क्या पानी की सज़ा सुना दी गई। और पेशावर कांड के जो सैनिक थे जिन्हें कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, उनमें प्रमुख थे चंद्र सिंह गढ़वाली, उमराव सिंह रावत, केसर सिंह रावत, सत्ते सिंह रावत, आनंद सिंह रावत, भगवान सिंह रावत, जोत सिंह बिष्ट, ये सभी इनमें क्या थे, प्रमुख थे।
और ये जो लोग थे ये प्रमुखतः कहाँ के थे, गढ़वाल क्षेत्र के थे, उत्तराखंड क्षेत्र के थे ये लोग, और इन्हें कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, काला पानी की सज़ा सुना दी गई थी। और अब है दांडी मार्च एवं नमक कानून आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा प्रारंभ की थी। जो दांडी मार्च है ना, तो गांधी जी ने साबरमती से लेकर के दांडी तक का एक पैदल यात्रा की थी, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और ये कब शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च के 78 सत्याग्रहियों में से जो ज्योतिराम कांडपाल थे, भैरव दत्त जोशी थे और खड़ग बहादुर उत्तराखंड से थे। तो दांडी मार्च में जो सत्याग्रही थे उसमें जो कुल सत्याग्रही थे वो थे 78। उसमें से 3 सत्याग्रही जो थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और वीर खड़ग बहादुर जो थे वो उत्तराखंड से थे। यानी कि उत्तराखंड से इन 3 लोगों ने भाग लिया था। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को स्वयं नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो 12 मार्च 1930 से गांधी जी साबरमती आश्रम से एक पैदल यात्रा करते हैं दांडी के लिए, और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को क्या करते हैं, वहां पर नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। गांधी जी ने दांडी में 24 दिनों में 241 मील की यात्रा पूरी की थी। ये जो यात्रा थी कुल 24 दिनों की थी और 241 मील की यात्रा इसमें पूरी की गई थी। सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरा राणा के नमक डिपो पर धरना प्रदर्शन में ज्योतिराम कांडपाल ने भाग लिया था। उसके बाद सरोजनी नायडू क्या करती हैं कि गुजरात के धरा राणा के नमक डिपो पर धरना प्रदर्शन करते हैं, जिसमें ज्योतिराम कांडपाल भी भाग लेते हैं। ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की, जिन्हें गांधी जी 100 रुपये माहवार के लिए देते थे। के बाद ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट में एक उद्योग मंदिर की स्थापना की, जिसके लिए गांधी जी क्या देते थे, 100 रुपये माहवार देते थे। यानी कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो गोविंद बल्लभ पंत और गढ़वाल में प्रताप सिंह नेगी को सौंपा गया था। यानी कि जब पूरे देश में नमक सत्याग्रह चल रहा था, जो कुमाऊं का क्षेत्र है यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत इसका नेतृत्व कर रहे थे और गढ़वाल में प्रताप सिंह नेगी कर रहे थे। तो यहाँ भी अपने अपने लेवल पर लोगों ने क्या किया कि नमक सत्याग्रह या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इन सभी आंदोलन को यहाँ पर भी चलाया गया। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड। 23 मई 1930 को गोविंद बल्लभ पंत ने मल्लीताल के रामलीला मैदान में 25 मई को नमक बनाने की घोषणा की, पर दूसरे दिन को गिरफ्तारी के बाद इंद्र सिंह नयाल ने नमक बनाकर बेचा था। गोविंद बल्लभ पंत ने 23 मई 1930 को क्या किया कि मल्लीताल का जो रामलीला मैदान है वहाँ पर घोषणा की कि हम हैं वो 25 मई को यहाँ पर नमक बनाएंगे, लेकिन वो दूसरे दिन क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। तो जो इंद्र सिंह नयाल हैं वो क्या करते हैं, उस दिन नमक बना करके बेचते हैं। 27 मई 1930 को नैनीताल में बद्री दत्त पांडे ने नमक बेचा था। जब ये नमक कानून आया था तो जगह जगह उस चीज़ का विरोध हो रहा था। तो उत्तराखंड में भी, हालांकि यहाँ पर नमक बनता नहीं है, पर उत्तराखंड के लोगों ने भी उस चीज़ का क्या किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। और अल्मोड़ा में नमक सत्याग्रह के समय झंडा सत्याग्रह हुआ और 4 मई 1930 को अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में विक्टर मोहन जोशी के नेतृत्व में विशाल सभा का आयोजन किया गया। अब अल्मोड़ा में क्या किया, नमक सत्याग्रह के समय पर झंडा सत्याग्रह किया गया, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में तो नमक बन नहीं सकता ना, नमक बनता है समुद्री इलाकों में। तो 4 मई 1930 को अल्मोड़ा का जो नंदा देवी का प्रांगण है यहाँ पर विक्टर मोहन जोशी ने नेतृत्व किया और एक सभा का आयोजन किया। 28 अगस्त 1930 को जयानंद भारती और उनके साथियों ने जहरी खाल स्कूल में झंडा फहराया था। यानी कि जो उस टाइम पे हमारा झंडा था उसको जयानंद भारती ने 28 अगस्त 1930 को कहाँ पर फैलाया, जहरी खाल के स्कूल में फैलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक हिस्सेदारी अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र की थी, जहां प्रत्येक गांव में तिरंगा फहराया गया था। जो सल्ट क्षेत्र है ना, वहां पर हर एक गांव में तिरंगा फहराया गया था उस समय। और सविनय आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का जो गढ़ था वो दुगड्डा बन गया था। जो दुगड्डा का क्षेत्र है पौड़ी में, वो क्या बन गया था, गढ़वाल में जो आंदोलन का क्षेत्र है एक गढ़ बन गया था। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में गढ़वाल से प्रताप सिंह नेगी, कृपाराम मिश्र, राम प्रसाद नौटियाल और जगमोहन आदि नेताओं ने
भाग लिया। जब कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो वहाँ से गढ़वाल से प्रताप सिंह नेगी, कृपाराम मिश्र, रामप्रसाद नौटियाल और जगमोहन नेगी इन नेताओं ने भाग लिया था। 30 मई 1930 को दुगड्डा में गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके उद्घाटन के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत को आमंत्रित किया गया था। लेकिन नमक सत्याग्रह के कारण जेल में बंद होने के कारण उनके स्थान पर हरगोविंद पंत को आमंत्रित किया गया था। 30 मई 1930 को क्या होता है, दुगड्डा के क्षेत्र में गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन नमक सत्याग्रह के कारण वे 24 मई को क्या हो जाते थे, जेल में बंद हो जाते हैं, तो उनके स्थान पर हरगोविंद पंत को आमंत्रित किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप देने के लिए पौड़ी गढ़वाल के कोट सितोशियों में कांग्रेस का सम्मेलन होता है जून 1930 ईस्वी में, जो कि हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में होता है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इस समय, तो पौड़ी गढ़वाल का कोट का सितोशियो क्षेत्र है, यहाँ पे कांग्रेस का एक सम्मेलन कराया जाता है जून 1930 में, और हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में ही होता है। चमोली जनपद में सविनय अवज्ञा सत्याग्रह संचालित करने की जो बागडोर है वो रामप्रसाद नौटियाल के दल को सौंपी गई थी, जिनका एक दल सत्याग्रह का प्रचार करते हुए बद्रीनाथ पहुंचा और बद्रीनाथ मंदिर में इन्होंने तिरंगा फहराया। और पौड़ी जेल में 1930 ईस्वी में डिप्टी कमिश्नर इबटसन ने अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के साथ दुर्व्यवहार के कारण गढ़वाल के कमिश्नर का विरोध होने लगा। कमिश्नर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दमनात्मक कार्यवाही शुरू की, जिसे इबटसन कांड के नाम से जाना जाता है। तो पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में कांग्रेस सत्याग्रह में प्रमुख योगदान जिनका रहा वो थे जगमोहन सिंह नेगी। गढ़वाल के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भूमि पर लगान न देने का जो कार्यक्रम था या लगान बंदी का जो कार्यक्रम था वो गुजड़ू क्षेत्र के कृषकों के सहयोग से राम प्रसाद नौटियाल ने चलाया था। जब गढ़वाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो यहाँ पर भूमि पर लगान न देने का एक कार्यक्रम चलाया गया या लगान बंदी का कार्यक्रम गुजड़ू क्षेत्र में चलाया गया कृषकों के सहयोग से, जो राम प्रसाद नौटियाल ने चलाया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, श्रीदेव सुमन, कृपाराम मिश्र मनहर जिन्हें कहा जाता है, जगमोहन सिंह नेगी, जयानंद भारती, जोध सिंह नेगी, बलदेव सिंह आर्य, राम प्रसाद नौटियाल और भक्त दर्शन, ये प्रमुख थे। अब देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाले थे भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह गढ़वाली और बच्चू लाल भट्ट, ये थे गढ़वाल से। जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, जो लोग क्रांतिकारी तरीके से आंदोलन को कर रहे थे उसमें जो थे भवानी सिंह रावत थे, इंद्र सिंह गढ़वाली थे और बच्चू लाल भट्ट थे। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA जिसकी स्थापना होती है 1928 में, इसके जो सदस्य थे वो थे भवानी सिंह रावत। और 1929 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथी यशपाल और भवानी सिंह रावत के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के निकट वायसराय के सैलून पर बम फेंका था, जिसे वायसराय बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जो निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है इसके निकट में जो वायसराय का सैलून था वहाँ पर बम फेंका था। किसने? चंद्र सिंह आज़ाद ने अपने साथी यशपाल और भवानी रावत के साथ। इसे वायसराय बम कांड के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद और भवानी सिंह रावत समेत अन्य साथियों ने दिल्ली के चांदनी चौक में गरोदिया स्टोर को लूटने के बाद हथियार खरीदे थे, जिनके प्रशिक्षण के लिए 1930 में वह गढ़वाल आए थे। इंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म टिहरी रियासत में हुआ था, जिन्हें नौजवान भारत सभा ने एक क्रांतिकारी टुकड़ी का संचालक बनाकर दक्षिण भारत भेजा, जहां मद्रास में इंद्र सिंह प्रेम प्रकाश मुनि नाम से एक साधु के भेष में रहने लगे थे। जो इंद्र सिंह गढ़वाली है ना, इनको नौजवान भारत सभा ने क्या किया, एक क्रांतिकारी टुकड़ी बनाई अपनी और उसको दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार के लिए भेजा, जहाँ पर क्या किया, मद्रास में इंद्र सिंह ने प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से एक साधु का वेश धारण किया और वहाँ पर क्या करने लगे, अपनी क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनका प्रचार प्रसार करने लगे। इंद्र सिंह गढ़वाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य और 1933 ईस्वी के मद्रास बम कांड में इन्होंने भाग लिया था और पकड़े जाने पर इन्हें 20 वर्ष की कालापानी की सजा हुई थी। अब क्या होता है, 1933 में मद्रास में एक बम कांड होता है, इसके बाद इंद्र सिंह गढ़वाली पकड़े जाते हैं और इन्हें 20 वर्ष की कालापानी की सजा हो जाती है। क्रांतिकारी बच्चूलाल भट्ट का जो जन्म है वो लेस टाउन क्षेत्र में हुआ था, जिन्हें शंभुनाथ आज़ाद ने नौजवान भारत सभा का सदस्य भी बनाया था।
जो बच्चू लाल भट्ट हैं, ये लैंसडाउन क्षेत्र में इनका जन्म हुआ और इन्हें शंभुनाथ आज़ाद हैं, इन्होंने नौजवान भारत सभा का सदस्य बनाया। और बच्चू लाल भट्ट ने 1933 ईस्वी के ऊटी बैंक डकैती कांड में भाग लिया था और इन्हें 18 साल की सजा हुई थी। ऊटी बैंक डकैती कांड हुआ जिसमें बच्चू लाल भट्ट भी शामिल थे। 1933 में इनको क्या किया गया, पकड़े जाने के बाद 18 साल की सजा हो जाती है। और आगे है 1930 के बाद उत्तराखंड की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। तो इस टॉपिक को इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।